नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत है। ये है खाकी वर्दी का जुनून बैच। मैं हूं सब इंस्पेक्टर विजय वर्मा और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर्स माना जाता है। इसी के उपयोग से हम लोग मैथमेटिक्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं और या इसका एप्लीकेशंस मैथमेटिक्स के हर पार्ट में किया जाता है। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से जानना बहुत ही आवश्यक है और मैं इस नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको आज के बाद नंबर सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर नंबर सिस्टम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए, नंबर सिस्टम से आपके पास कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपके पास शेयर करना चाहता हूँ कि आप झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। आप एग्ज़ाम को लेके अपडेटेड रहेंगे, आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज़ से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फैकल्टीज़ हैं, जो मेंटर्स हैं, वो डिफरेंट सर्विसेज में हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे क्योंकि वो सब जो है खुद सक्सेसफुल है किसी न किसी क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझकर फुल मार्क्स ला सकें। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। बाकी जगहों में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में ला सकें, इसके बारे में हम आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमारा ऐसा ही अप्रोच होना चाहिए ताकि हम मैथमेटिक्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है सिलेबस। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर सिलेबस से चिपक के तैयारी करते हैं, आप अगर सिलेबस का हार्ड कॉपी साथ में रखते हैं, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी सुदृढ़ होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सिलेबस को जानें, लिमिटेड कंटेंट की पढ़ाई करें जितना कि सिलेबस में हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है सही मटेरियल का चुनाव करना कि मटेरियल जो है वो हम लोग कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग झारखंड स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मटेरियल जो होनी चाहिए वो किसी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिज़ाइन किया गया हो या फिर हमारा जो बेसिक मजबूत कर सके। तो मटेरियल का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंस बुक बता रहा हूँ। रेफरेंस बुक आपका क्या क्या होगा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक बार आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चंस जरूर से ज़रूर सॉल्व करें। आर.एस. अग्रवाल का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपका बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बुक आता है एस डी यादव सर का, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें तो एस डी यादव सर का बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं एसपीओलॉजी टीम के साथ, स्टडी फॉर गोल्स टीम के साथ, तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो फिर एक झारखंड के लिए स्पेसिफिक मटेरियल डिज़ाइन करके हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मटेरियल्स को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। राकेश आदे सर के जो क्वेश्चंस के बुक हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक बुक है फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये सीसेट, सीजीएल, कैट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए भी है। तो अगर आप और एडवांस मैथ बनाना चाहते हैं, अपनी मैथ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस बुक को भी आप रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन झारखंड स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और किन किन चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेसिक को स्ट्रॉन्ग, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बड़ी इमारत उस पर होगा। ठीक है, बेसिक से ही ट्रिक निकल के आते हैं। ठीक है, ट्रिक जो बनते हैं वो बेसिक से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए बेसिक को पहले जानें, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करें। ठीक है, डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करने से गलती होने की संभावना होती है, इसीलिए ट्रिक को अप्लाई करने से पहले उसके बेसिक के बारे में समझें। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मैथ में सुदृढ़ होते जाएंगे। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से टॉपिक में वीक हैं। जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसका प्रैक्टिस करना ही है, और जिसमें आप वीक हैं उसमें बेसिक चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट अवश्य दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाने पे ना घबराएं। ठीक है, मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहें। ठीक है, अगला जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं उसको सॉल्व करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना टू द पॉइंट है। हमारे एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं उससे वो सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सॉल्व करने से हम लोग को एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवीजन। मैथमेटिक्स में जितना रिवीजन हो सके अनलिमिटेड रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करने से हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें, एक सेपरेट नोट्स बनाएं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को लिख के रखें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्पीड को बढ़ाएं तो सेम पैटर्न का क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करें डाटा चेंज करके। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कि इस सब बातों को ध्यान में रखकर आप मैथ्स का तैयारी करेंगे तो आपको मैथ में फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और यह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम लोग इसका बेस अगर हम बोले तो इसका बेस 10 होता है। मीन्स हम इसमें 10 डिजिट होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें केवल 0 और 1 का यूज़ होता है। ठीक है, और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, इसमें जो बेस होता है वो 16 होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जो होता है वो बेस जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो हम लोग को हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बाइनरी सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं जिसको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदलना होता है। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हम लोग को मेनली यहाँ पे फोकस करना है डेसिमल नंबर पे। डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलके कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक नंबर बनाते हैं हम लोग, इससे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबर है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को अंकीय मान या फिर जातीय मान भी बोलते हैं और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का वही होता है जो वो होता है। ठीक है, जैसे कि 6 का अगर हम लोग फेस वैल्यू बोले तो 6 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू बोले तो 7 ही होगा, 5 का 5 होगा, 4 होगा, और 3 का 3 होगा, और 2 का 2 होगा। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 5 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू पूछेंगे
प्लेस वैल्यू अगर बताना हो तो 5 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो होगा 5, और इसके बाद जितना भी जीरोज़ हैं राइट साइड में उतना, जितना भी डिजिट है उतना जीरोज़ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसको देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो ये नंबर दिया गया है और इसमें इस डिजिट का 6 डिजिट का जो है प्लेस वैल्यू बताना है। तो कितना होगा 6, और 6 के राइट साइड में कितना डिजिट है उतना जीरो हम लोग डाल देंगे। 7 है तो 7 जीरो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। और फेस वैल्यू हम लोग जानते हैं वो जो संख्या जो डिजिट होता है अंक होता है वही होता है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर कहाँ से आया, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं, ये 2 नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, एक होते हैं रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को आयोटा बोलते हैं, और आई का वैल्यू √(-1) होता है, I² = -1 होता है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसीलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग जितना भी नंबर पढ़ेंगे, जितने टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे, वो सब रियल नंबर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डेसिमल और दूसरा इंटीजर। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है और डेसिमल को कितना भागों में बांटा गया है। डेसिमल रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है पहला प्रकार, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग रिपीटिंग के एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि 0.6666 ये 666 चलता ही रहता है, तो ये हो गया एक रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 0.6 पे बार, और हम लोग बचपन में सीखे हैं कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए 6 और 9 से डिवाइड करते हैं तो ये 2/3 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे कि फ्रैक्शन कोई भी है 0.323456, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में डिवाइड इसमें क्योंकि ये यहाँ आके ख़त्म हो जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग नहीं है लेकिन टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और एग्जांपल लेते हैं 1.090909, तो इसको हम लोग 1.09 पे बार ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.09/99, बार जितने पे हैं उतना नीचे 99, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 11 बार में, और इसको 1 + 1/11 = 12/11। तो दोस्तों मैंने देखा कि रिपीटिंग नंबर्स और टर्मिनेटिंग नंबर जो भी है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं मीन्स हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस भी नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3/5, 7/9, 8/9। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, मान लिया जाए कि कोई भी डेसिमल है 1.28679, ये आता ही रहता है, ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है कहीं पे, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस संख्या को, जिस डेसिमल्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वैसे संख्या को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल √2, √3, पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होता है, √2 का भी वैल्यू निकाला जाए तो कभी ख़त्म नहीं होता है डेसिमल के बाद, √3 का भी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग और भी टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, ये काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर्स 0 से इन्फिनिटी तक जाता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में -1 से लेके
माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जो -1 से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्त कि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है। तो प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है ना जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। फैक्टर बोले तो 2 ही गुणनखंड होता है, एक एक और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है। जैसे कि यहाँ जितना एग्जाम्पल दिया गया है इसमें से किसी को भी उठा लेते हैं 13, तो 13 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 13, 1 और वो नंबर खुद। तो ये 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्त। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है जिसका गुणनखंड एक और वो नंबर के अलावे कोई ना कोई और एक हो। जैसे कि जितना कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, किसी को भी उठा लेते हैं 8, तो 8 का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो 1 और 8 के अलावे 2 और गुणनखंड है इसका, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वैसा संख्या होता है जिसका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होता है। जैसे कि ये जो एग्जांपल दिया गया है 7 और 9, ये दोनों का अगर HCF निकालें तो 1 आएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि कैसे चेक करेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है दोस्त। यहाँ एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या को जांच करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं। मान लिया जाए कि 193 नंबर हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये कोई अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्त कि इसके जो सबसे निकट, जो इसके बराबर या फिर इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका चुनाव करेंगे। ठीक है। तो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 196। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, उसका 14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग 14 का फैक्टर नहीं दोस्त, यहाँ पे 14 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, सबको लिखेंगे। तो 14 से नीचे कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, एक है, सॉरी दोस्त, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो हम लोग ये सब नंबर से, इस सब से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। तो अगर किसी से डिविजिबल नहीं है तो ये एक अभाज्य संख्या है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 437। अब इसको चेक करते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो 437 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 441। किसका परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये, 21 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं दोस्त। ठीक है। तो 21 का स्क्वायर, तो 21 से नीचे क्या क्या प्राइम नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 11, 13, 17 और 19। ठीक है। 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से नहीं है, 19 से देखते हैं, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 से डिविजिबल है। तो एक ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्त, समझने में कोई दिक्कत। आगे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, विभक्ति के नियम। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 या फिर इवन नंबर हो। ठीक है। 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके सारे डिजिट का सम, सारे अंकों का जोड़ जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, तब वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे कि 1 2 3 3, तो 3 3 6 6 6 9, 9 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसमें इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। इसका एप्लीकेशन तो डिविजिबिलिटी का होता ही है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं एक क्वेश्चन करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 4 6 7 x 8 9 3, ये दिया गया था नंबर और पूछा गया था कि अगर ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो x का क्या क्या मान पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x।
ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका जो सम है वो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो डिजिट का सम कितना हो रहा है दोस्तों, 37 हो रहा है, 37 प्लस एक्स। ठीक है, 37 प्लस एक्स को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस एक्स। ठीक है, 4 प्लस एक्स जो है वो 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए x का क्या क्या वैल्यू होगा। अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो नहीं डिविजिबल होगा, 1 रखते हैं तो नहीं होगा, 2 रखते हैं तो हो जाएगा, 6 आएगा हो जाएगा, 3 रखते हैं तो नहीं होगा, 4 रखते हैं तो नहीं होगा, 5 रखते हैं तो हो जाएगा, 4 5 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, 5 6 रखते नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 रखने से हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 रखने से नहीं होगा। तो x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है ताकि ये जो है नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो 3 से। तो ये हो गया 2 5 8। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका नंबर के एंड में 0 या फिर 5 रहे। ठीक है, कोई भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल कब होगा, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए उसको 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई नंबर लेते हैं 1836। दोस्त ये जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी का भी रूल होता है डिविजिबिलिटी बाई 7। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, नंबर मैं ले रहा हूँ 658। ठीक है, इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें से उसको घटा देंगे। अगर ये जो नंबर आ रहा है ये 7 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है दोस्त, इसको हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, इसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर कोई नंबर है उसका लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, और 3 और मोर जीरोस है लास्ट में तो फिर वो डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 2256। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 या 24 8 9 16 डिविजिबल 8 से, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। 436200, लास्ट में 000 है तो ये पक्का डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम 3 के डिविजिबिलिटी रूल जैसा ही है कि अगर सम डिविजिबल है 9 से, डिजिट का सम जो है डिविजिबल है 9 से, तो वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो ले लेते हैं इसके लिए 936819। कितना है सम ऑफ डिजिट, कितना हो जा रहा है 10 18 18 24 27 27 से 9 36 36 डिविजिबल है 9 से, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। 10 से डिविजिबिलिटी सबसे आसान, लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है, मान लीजिए कि कोई नंबर है 2865423। ठीक है, अब देखना है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसका सम और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसका सम, दोनों का सम हम लोग को निकालना है और दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, अगर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 2 6 8 8 और 4 12 और 3 15 15 आया ऑड प्लेसेस वाले, और इवन प्लेसेस वाले 8 5 13 2 15, ये दोनों का डिफरेंस 0 है, तो ये जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। इसका एक और रूल है दोस्त, ऐसे 2865423, इसको हम लोग पेयर बना के भी कर सकते हैं, अगर पेयर 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 पेयर। ठीक है, अगर हम लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है +2। ठीक है, 11 से 0 टाइम में 0 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा 11 से 77 3 6 +9, और अगर इसको देखते हैं 11 से डिवाइड करते हैं 11 5 55 10 बच रहा है प्लस में, और इसको अगर 11 से 11 तो 33 7 8 2 9, और इसको नहीं दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं 2865423, तो इसको हम लोग पेयर में बांट देते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और ये पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ अपने मन से 0 लगाते हैं। ठीक है, और सबको 11 से डिवाइड करेंगे
और देखते हैं फिर रिमाइंडर कितना बनता है। इसको 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष +2। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, +9। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, +10। और इसको डिवाइड करने पे +1। और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। रिमाइंडर को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। 217382, क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो ऑड प्लेसेस के जो नंबर है उसका सम करेंगे। 7, 2, 9, 9 और 8। सॉरी मुझे, हाँ, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसका सम कितना आ रहा है, 2, 7, 9 और 8, 17। और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसका सम कितना आ रहा है, 1, 3, 4, 4 और 2, 6। दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, वो 11 आ रहा है। मीन्स ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 12 से डिविजिबिलिटी का भी रूल है कि 12 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा वो जब वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, 15 से डिविजिबिलिटी का भी रूल है कि अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। हम लोग आगे डिविजिबिलिटी रूल्स बनाने भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे कि बहुत बड़े बड़े स्क्वायर्स होते हैं, उसको कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। फैक्टोरियल का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए और बहुत से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं आपको बहुत सारा ट्रिक भी बहुत बेसिक से निकाल के दूंगा, तो आगे क्लास को भी देखिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।